नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की परतों को खोलने वाली हैं जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। टोनी रॉबिन्स की अवेकन द जायंट विद इन। हमारे पास इस किताब के कुछ सबसे ज़रूरी हिस्सों का सार है और हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि किताब में क्या लिखा है, बल्कि ये समझना है कि ये विचार आज भी उतने ही शक्तिशाली हैं क्या। सवाल यह है कि हमारे अंदर छिपी हुई उस ताकत को, जिसे रॉबिन्स जायंट कहते हैं, असल में जगाया कैसे जाए। और यहीं से बात दिलचस्प होनी शुरू होती है। किताब का पहला दावा ही बहुत बड़ा है कि हम सब के अंदर एक विशाल शक्ति सो रही है। हाँ, मतलब कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हासिल करना है, वो पहले से ही हमारे अंदर है, बस इंतजार कर रही है। बिल्कुल। और ये जायंट कोई जादू या रहस्य नहीं है। ये हमारी फैसले लेने की, अपने विश्वासों को बदलने की और अपनी भावनाओं को समझने की वो क्षमता है। रॉबिन्स की पहली और सबसे बड़ी बात यही है कि असली कंट्रोल हमारे अंदर है। हम अक्सर बाहरी चीजों को दोष देते हैं। हालात ठीक नहीं थे, किस्मत ने साथ नहीं दिया, किसी ने मदद नहीं की। हाँ, ये किताब इस पूरे नजरिए को एक तरह से सिरे से खारिज कर देती है। ये कहती है कि जिंदगी तब बदलती है जब हम स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेते हैं। चलिए तो फिर यहीं से शुरू करते हैं। किताब की नींव एक ही विचार पर टिकी है, हमारी जिंदगी हमारे फैसलों का नतीजा है, हालात का नहीं। ये सुनने में एक अच्छा सा कोट लगता है, लेकिन जब आप इस पर सोचती हैं तो ये थोड़ा डरावना भी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम आज जहां भी हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी ही ताकत का पहला स्रोत है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, हमारे फैसले आते कहाँ से हैं? वे हमारे विश्वासों से आते हैं। हमारे विश्वास वो चश्मे हैं जिनसे हम दुनिया को देखते हैं। अगर कोई इंसान दिल से मानता है कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये उसकी हकीकत का फिल्टर बन जाता है। उसे मौके दिखेंगे ही नहीं, या अगर दिखेंगे भी तो वो उन पे शक करेगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? मतलब सिर्फ अपना विश्वास बदल लो और सब ठीक हो जाएगा? ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर असल जिंदगी में तो ऐसा होता नहीं है। हमारे विश्वास तो सालों में बनते हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है। किताब ये नहीं कहती कि आप बस एक बटन दबाएंगे और विश्वास बदल जाएगा। ये कहती है कि पहले अपने सीमित करने वाले विश्वासों को पहचानो, उनसे सवाल पूछो, ये विश्वास आया कहाँ से, क्या इसका कोई सबूत है? इस विश्वास को बनाए रखने की मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? सही। जब आप किसी विश्वास पर सवाल उठाते हैं तो उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। विश्वास को बदलने का मतलब है उसे एक मजबूत और ज्यादा ताकतवर विश्वास से बदलना। जैसे मैं ये नहीं कर सकता को मैं इसे करने का तरीका सीख सकता हूं से बदलना। ये एक प्रक्रिया है, कोई जादुई स्विच नहीं। और इसी से जुड़ा एक और विचार है पहचान का, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हम जैसा खुद को देखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। लोग अक्सर कहते हैं मैं तो ऐसी ही हूं, या मैं कोई सुबह उठने वाली इंसान नहीं हूं। रॉबिन्स कहते हैं कि ये वाक्य हमारी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन क्या ये सिर्फ खुद से झूठ बोलना नहीं है? अगर मैं सुबह नहीं उठ पाती और फिर भी कहूं मैं एक अनुशासित इंसान हूं, तो क्या मैं खुद को धोखा नहीं दे रही? ये धोखा देने से ज्यादा भविष्य के लिए एक दिशा तय करने जैसा है। पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये भी एक चुनाव है। जब आप कहते हैं मैं एक स्वस्थ इंसान हूं, जबकि आप शायद उस वक्त ना हो, तो आप एक घोषणा कर रहे हैं। आप अपने दिमाग को बता रहे हैं कि अब से मेरे फैसले इस नई पहचान के हिसाब से होंगे। अच्छा। तो अभी बार जब आपके सामने पिज्जा और सलाद का विकल्प आएगा, तो आपका दिमाग पूछेगा एक स्वस्थ इंसान क्या चुनेगा। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये आपके रोजमर्रा के व्यवहार को एक बड़े लक्ष्य से जोड़ने का एक तरीका है। ये एक वादा है जो आप खुद से करते हैं। ठीक है, ये समझ आया। मतलब फैसला, विश्वास और पहचान, ये हमारी नींव है। लेकिन हम सब ने नए साल के संकल्प लिए हैं जो एक हफ्ते भी नहीं टिकते। कहीं तो कोई डिस्कनेक्ट है, जानते हुए भी कि क्या सही है, हम क्यों अटके रहते हैं? किताब इस पर क्या कहती है? किताब इसके लिए हमारे दिमाग के सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करती है, जिसे पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल यानी दर्द और खुशी का सिद्धांत कहा गया है। हर इंसान चाहे वो कुछ भी करे, सिर्फ दो वजहों से करता है, दर्द से बचने के लिए और खुशी पाने के लिए। लोग बुरी आदतें इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि आदत छोड़ने का दर्द, जैसे सिगरेट छोड़ने पर होने वाली बेचैनी, उस आदत में बने रहने की खुशी से कहीं ज्यादा है। एक मिनट, दर्द और खुशी से खुद को प्रेरित करना, ये थोड़ा सतही नहीं लगता? क्या गहरी स्थायी प्रेरणा सिर्फ अनुशासन से नहीं आती? ऐसा लगता है जैसे हम अपने दिमाग के साथ कोई खेल खेल रहे हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है। ये खेल खेलने या ट्रिक करने से ज्यादा अपने दिमाग की वायरिंग को समझने के बारे में है।
हमारा दिमाग डिफ़ॉल्ट रूप से तत्काल संतुष्टि की ओर भागता है। उसे अभी की खुशी चाहिए। भविष्य का दर्द उसे दिखाई नहीं देता। बिल्कुल। इस तकनीक से हम उस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को सचेत रूप से बदलते हैं। ये धोखा नहीं, बल्कि अपने ही ऑपरेटिंग सिस्टम का नियंत्रण लेना है। रॉबिन्स का तरीका बहुत सीधा है। अपनी बुरी आदत से इतना ज्यादा दर्द जोड़ो कि उसके बारे में सोचना भी मुश्किल हो जाए, और अपनी अच्छी आदत से इतनी ज्यादा खुशी जोड़ो कि आप उसे करने के लिए तरसने लगो। बदलाव तब आता है जब पुरानी आदत में बने रहने का दर्द बदलने के दर्द से ज्यादा हो जाता है, और इस दर्द और खुशी के खेल को हमारी भावनाएं कंट्रोल करती हैं। जैसा किताब में कहा गया है, भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो, वरना भावनाएं आपको कंट्रोल करेंगी। हम सोचते हैं कि कोई घटना होती है और हम उस पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन किताब कहती है कि घटना और हमारे एक्शन के बीच हमारी भावनाएं होती हैं। हाँ, और भावनाएं दुश्मन नहीं है, वे सिग्नल हैं। वे हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। डर का मतलब है कि हमें तैयारी करने की जरूरत है। निराशा का मतलब है कि हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। जब हम अपनी भावनाओं को समझना शुरू करते हैं, तो हम उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम उनके गुलाम बन जाएं। तो ये सब मानसिकता को रीवायर करने जैसा है, लेकिन इसे रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? यहाँ स्टैंडर्ड्स का सिद्धांत आता है। रॉबिन्स की एक लाइन है, आप वही पाते हो जो आप बर्दाश्त करते हो। सच कहूं तो जब मैंने ये पढ़ा, मुझे थोड़ा चुभा। मैंने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा और महसूस किया कि कई जगहों पर मैंने औसत को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि वो आरामदायक था। ये एक बहुत ही असहज लेकिन शक्तिशाली सच्चाई है। बिल्कुल। स्टैंडर्ड्स वो न्यूनतम स्तर है जिसे हम खुद से स्वीकार करते हैं। ये सिर्फ चाहने या उम्मीद करने से बहुत अलग है। कोई कह सकता है मैं फिट होना चाहता हूं, लेकिन अगर उसका स्टैंडर्ड ये है कि हफ्ते में एक बार जिम जाना भी ठीक है, तो वो कभी फिट नहीं हो पाएगा। सही। अपने स्टैंडर्ड्स को चाहिए से बदलकर जरूरी है में बदलना पड़ता है। जब कोई चीज आपके लिए जरूरी बन जाती है, तो आपकी रचनात्मकता, आपकी ऊर्जा, सब कुछ उसे हासिल करने में लग जाता है। तो से बनते हैं। सफलता कोई एक दिन की घटना नहीं है। किताब का फॉर्मूला साफ है, छोटी आदतें प्लस निरंतरता बराबर विशाल परिणाम। हम अक्सर किसी बड़े जादुई पल का इंतजार करते हैं, लेकिन जादू तो रोज के छोटे छोटे बोरिंग कामों में छिपा है। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसा है। जैसे पैसे निवेश करने पर समय के साथ बढ़ते हैं, वैसे ही अच्छी आदतें भी समय के साथ बड़े नतीजे देती हैं। रोज 15 मिनट पढ़ना शायद एक दिन में कुछ ना लगे, लेकिन एक साल में ये कई किताबों के बराबर ज्ञान देता है। रोज थोड़ी सी कसरत एक दिन में फर्क नहीं दिखाती, लेकिन सालों में ये सेहत और ऊर्जा का खजाना बन जाती है। निरंतरता ही वो शक्ति है जो छोटे प्रयासों को विशाल सफलता में बदल देती है। लेकिन ऊंचे स्टैंडर्ड्स और अच्छी आदतें होने के बाद भी एक चीज है जो सब कुछ बिगाड़ सकती है, और वो है ध्यान भटकना। आज की दुनिया में हमारा ध्यान खींचने वाली हजारों चीजें हैं। हमारा फोकस ही तय करता है कि हम शक्तिशाली बनेंगे या भटके हुए रहेंगे। फोकस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किस चीज पर ध्यान देना है, बल्कि ये भी है कि किन हजारों चीजों को नजरअंदाज करना है। हाँ, ये एक फिल्टर बनाने जैसा है। जब आपका लक्ष्य साफ होता है, तो फैसले लेना आसान हो जाता है। आप हर मौके को इस सवाल से तौलते हैं, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? अगर जवाब नहीं है, तो आप उसे बिना किसी अफसोस के मना कर सकते हैं। यही फोकस की असली ताकत है। ठीक है, तो मानसिकता और रोज के सिस्टम्स तो समझ आ गए, पर ये जायंट असल जिंदगी में काम कैसे करता है? किताब जीवन के कुछ खास पहलुओं पर भी जोर देती है, जैसे कि शारीरिक ऊर्जा। कहा गया है, अगर शरीर कमजोर होगा तो दिमाग भी कमजोर होगा। ये बात तो सब जानते हैं, पर फिर भी नजरअंदाज करते हैं। इसे नजरअंदाज करना ही सबसे बड़ी गलती है। रॉबिन्स इसे टाइम मैनेजमेंट नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट कहते हैं। आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा नहीं बना सकते, लेकिन आप अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाकर उन 24 घंटों का इस्तेमाल कई गुना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। किताब में इसके लिए ट्रायड का जिक्र है। आपकी फिजियोलॉजी, मतलब आप कैसे चलते हैं, कैसे सांस लेते हैं, आपका फोकस और आपकी भाषा। आप खुद से क्या कहते हैं? हाँ, इन तीनों को बदलकर आप तुरंत अपनी ऊर्जा और अपनी मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं। और ऊर्जा के बाद आते हैं हमारे रिश्ते, जो हमें या तो ताकत देते हैं या हमारी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। किताब इस बारे में क्या कहती है? यहाँ किताब सिर्फ अच्छे कम्युनिकेशन जैसी आम बातों से बहुत आगे जाती है।
रॉबिन्स 6 ह्यूमन नीड्स यानी इंसान की 6 जरूरतों का एक शक्तिशाली मॉडल पेश करते हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान को निश्चितता, अनिश्चितता, महत्व, प्यार, विकास और योगदान, इन सब की जरूरत होती है। अच्छा। को पूरा नहीं कर पाते या समझते ही नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि आप बात कैसे करते हैं, सवाल ये है कि क्या आप समझते हैं कि आपके पार्टनर को असल में किस चीज की जरूरत है। ये तो रिश्तों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। और आखिर में वो विषय जिससे बहुत लोग जूझते हैं, पैसा। ये कहना आसान है कि पैसा एक साधन है, लेकिन असलियत में ये बहुतों के लिए तनाव का सबसे बड़ा कारण है। किताब के अनुसार आपकी आर्थिक स्थिति आपके फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट का नतीजा है। मतलब पैसे को लेकर हमारे विश्वास। सही। क्या आप पैसे को एक सीमित चीज मानते हैं जो हमेशा कम पड़ जाती है, या एक ऐसी ऊर्जा जिसे आप बना सकते हैं और बढ़ा सकते हैं? किताब कहती है कि पैसे को कंट्रोल करने के लिए पहले अपनी मानसिकता को कंट्रोल करना होगा। आपको एक उपभोक्ता की मानसिकता से निकलकर एक मालिक या निवेशक की मानसिकता अपनानी होगी। पैसा आपको कंट्रोल करे, इससे पहले आपको पैसे की साइकोलॉजी को समझना और उसे कंट्रोल करना सीखना होगा। तो अगर सारी बातों को समेटें तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक फैसले से। जी। उस एक पल से जब कोई कहता है बस बहुत हुआ, अब गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में होगा। उस फैसले को ताकत मिलती है मजबूत विश्वासों और एक नई पहचान से। फिर भावनाओं के दर्द और खुशी वाले इंजन को अपनी दिशा में मोड़ा जाता है। और ये सब रोज के ऊंचे स्टैंडर्ड्स और छोटी छोटी आदतों के जरिए हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता है, जो आखिरकार हमारी सेहत, हमारे रिश्तों और हमारी आर्थिक स्थिति में दिखाई देता है। ये सब मिलकर उस अंदर के जायंट को जगाता है। वो जायंट कोई और नहीं बल्कि हम ही हैं, हमारा वो रूप जो अपने फैसलों, विश्वासों और आदतों पर पूरा कंट्रोल रखता है। किताब का अंतिम संदेश यही है कि सोचना और योजना बनाना जरूरी है, लेकिन असली बदलाव सिर्फ और सिर्फ एक्शन से आता है। जायंट तब जागता है जब फैसला और एक्शन एक साथ आते हैं। बहुत खूब। तो किताब का सार एक लाइन में शायद ये है, फैसला करो, अपने मापदंड ऊंचे करो और अपनी अंदरूनी ताकत को जगाओ, वही असली विशाल शक्ति है। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। किताब कहती है कि अपने अंदर के जायंट को जगाने का फैसला लो। ये एक बड़े अकेले जायंट का विचार है। पर इस विचार को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। क्या हो अगर हमारे अंदर सिर्फ एक ही जायंट ना हो? क्या हो अगर हमारे अंदर कई जायंट हों? एक रचनात्मक जायंट जो कुछ नया बनाना चाहता है, एक अनुशासित जायंट जो अपनी सेहत को बदलना चाहता है, एक दयालु जायंट जो अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है। तो सवाल ये है कि आज इस पल में सुनने वाले को अपने किस जायंट को जगाने की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है, और उस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए वो सबसे पहला, सबसे छोटा फैसला क्या ले सकते हैं? शायद बस एक छोटा सा फैसला आज ही